गैलरी में से अचानक कोई बुझने की परछाई मुझे महसूस हुई। मैंने ईशा को उठाया। ईशा बोली, क्या तू रात को ऐसे उठाती है? मैंने उससे कहा, अरे ग्रिल में देख, कोई अंदर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पर ईशा ने कहा, देख स्वाति, तू खुद ही डरपोक है। बेवजह की बातें मोबाइल पर देखती रहती है और फिर रात को तुझे ऐसे भ्रम होते हैं और तू मेरी नींद खराब करती है। इतने में ग्रिल पर अपना हाथ फिराते हुए कोई गुजरता दिखाई दिया। खिड़की की ग्रिल बहुत बड़ी थी और सब कुछ साफ नजर आ रहा था। बाहर की लाइट से आ रही रोशनी में वो परछाई स्पष्ट दिखाई दे रही थी। ईशा, ध्यान से देख, मैंने कहा। ईशा उठी और देखने लगी। वो बोली, कोई आया है, जरूर कोई आया है। इतने में दरवाजे पर दस्तक होने लगी। कोई कुंडी हिला रहा था। अब ईशा और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। कौन है वहाँ? कौन है? ईशा चिल्ला रही थी। मैं दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ने लगी। तभी ईशा बोली, नहीं, जब तक वो बता नहीं देता कि कौन है, दरवाजा मत खोल। तभी दरवाजे पर फिर से जोरदार आवाज आई। मैं दरवाजे के पास पहुंचने वाली थी जब ईशा ने कहा, नहीं, दरवाजा मत खोल, पहले ये बताओ कि बाहर कौन है। मैंने दरवाजे के पास पहुंचकर कहा, बाहर कौन है? कौन आया है? नाम बताओ, तभी दरवाजा खोलूंगी। अब ईशा बोली, नाम बताए बिना दरवाजा नहीं खोलना। स्वाति, हमने 5 से 6 बार पूछा कि कौन है, बता दो, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं आया। तभी एकदम से कोई गैलरी में से गुजरते हुए दूर चला गया। फिर हमने सीढ़ियों पर किसी के नीचे उतरने की आवाज सुनी। ईशा ने कहा, अच्छा हुआ तुमने दरवाजा नहीं खोला। जो भी था उसने नहीं बताया कि वो कौन था। बाहर से जो कोई भी आया था वो चला गया है। अब दरवाजा खोलने में कोई हर्ज नहीं है और बाहर कौन था ये देखने में भी कोई हर्ज नहीं है। ऐसा सोचते हुए ईशा ने कहा, स्वाति, दरवाजा खोल, बाहर की लाइट जला। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ी और कुंडी खोलने के लिए पहुंची। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला और बाहर देखा तो सामने गैलरी में नीचे झुककर देखने वाली एक लड़की दिखाई दी। उसके लंबे बाल कमर तक आ रहे थे। स्वाति, दरवाजा बंद कर, दरवाजा बंद कर, ईशा चिल्लाई। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ईशा ऐसा क्यों कह रही है। मैंने दरवाजा बंद करने की कोशिश की लेकिन दरवाजा बंद नहीं हो रहा था। ईशा डर गई और कहने लगी, चल यहाँ से चल। लेकिन बाहर गैलरी में खड़ी उस लड़की के सामने से हम दूसरी तरफ कैसे जाते? कमरे का दरवाजा भी खुला था और बंद भी नहीं हो रहा था। ईशा पूरी तरह से डर गई थी। वो पास के कमरे में सो रही लड़कियों को जगाने का सोच रही थी। मैं उस लड़की से पूछने लगी, तुम कौन हो? कौन हो तुम? मैंने 2-3 बार कोशिश की लेकिन वो लड़की जरा भी हिली नहीं। अब हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। हम दोनों पलंग के नीचे जाकर छिप गए। हमें लगने लगा कि कोई हमें डराने की कोशिश कर रहा है। उस लड़की की परछाई हमें दरवाजे की चौखट तक आते हुए साफ दिखाई दी। हमारे मन में ये सवाल उठ रहा था कि वो कौन थी। तभी उसने पहला कदम कमरे के अंदर रखा और धीरे धीरे चलने लगी। बाहर की लाइट की वजह से उसकी परछाई पूरी तरह से कमरे में नजर आ रही थी। पलंग के पास वाली मेज, उसके पास की कुर्सी और पास ही रखा स्टूल, हमें लगा कि वो हमारे पास इतनी आसानी से नहीं पहुंच सकती, इसलिए हम पलंग के नीचे छिपे रहे। अब हमें सच में डर लगने लगा था कि आगे क्या होगा। ईशा ने मुझसे कहा, हमें किसी भी तरह यहाँ से बाहर निकलना चाहिए, दरवाजा खुला है, चलो हम धीरे धीरे बाहर निकलते हैं। हम दोनों पलंग के नीचे से उसके पैरों की दिशा देखने की कोशिश कर रहे थे। तब उस लड़की ने स्टूल रखा और उस पर दोनों पैर रखकर खड़ी हो गई। हमें लगभग यकीन हो गया कि वो स्टूल पर खड़ी होकर कमरे में रखी अलमारी के ऊपर क्या है ये देखने की कोशिश कर रही थी। शायद वो कोई चोर लड़की हो जो डर दिखाकर इस तरह चोरी करती हो, ऐसा विचार मेरे मन में आया। मैंने ईशा से कहा, ईशा, घबराने की कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि यह कोई चोरी करने वाली लड़की है। इस पर ईशा बोली, अरे दरवाजा खुला छोड़कर इतनी रात को चोरी करने कौन आएगा, और हमारे कमरे में है ही क्या? अब मेरे मन में डर बढ़ने लगा। हम दोनों ने सोचा कि धीरे धीरे सरकते हुए दरवाजे तक पहुंच जाएं। हम दोनों उसी योजना के अनुसार धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। थोड़ा फासला तय करने के बाद अचानक हमें स्टूल गिरने की आवाज सुनाई दी। हम दरवाजे तक पहुंच गए थे। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन स्टूल गिरने की आवाज ने हमारा ध्यान उस ओर खींच लिया। जो नहीं देखना चाहिए था वही हमने देख लिया। वो लड़की पंखे के ऊपर लटकी हुई दिखाई दी। ईशा बाहर निकल गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी,
मैं भी वो दृश्य देखकर जोर से चीखने लगी, लेकिन आसपास की लड़कियों को हमारी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। ईशा और मैंने मिलकर हॉस्टल के दरवाजे खटखटाने शुरू किए। एक के बाद एक आसपास के 8 कमरों के दरवाजे मैंने खटखटाए। वहां से एक एक करके लड़कियां बाहर निकलने लगी। वार्डन, जो नीचे के फ्लोर पर सोई हुई थी, भी हमारी आवाज सुनकर उठ गई। जल्दी जल्दी में सब जगह की लाइटें जल गईं। अब हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। हम डर के मारे जोर जोर से सांस ले रहे थे। इतने में बगल के कमरे की रमा हमारे पास आई। उसने पूछा, क्या हुआ? तुम क्यों चिल्ला रही हो? तुमने क्या देखा? हम दोनों ने हमारे कमरे के खुले दरवाजे की ओर इशारा करके उन्हें अंदर देखने के लिए कहा। तभी वार्डन ऊपर आए और खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश करने लगी। उसी समय अचानक अंधेरा छा गया। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। चारों ओर अंधेरा फैल गया और तभी बगल के कमरे से लड़कियों की चीखें सुनाई देने लगी। बगल के कमरे की लड़कियां दरवाजा खोलकर बाहर आ गई थी, लेकिन उनकी चीखें सुनकर वार्डन और हम सभी बुरी तरह डर गए। वार्डन ने कहा, नीचे चलो, मोबाइल की बैटरी का इस्तेमाल करो और नीचे चलो। हम नीचे जाने की कोशिश कर रहे थे। तभी रमा ने कहा, लेकिन हमें ये तो देखना चाहिए कि बगल के कमरे की लड़कियां क्यों चीख रही हैं। मैं और ईशा ने कहा, हमारे कमरे में एक लड़की आई थी और उसने पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। वार्डन बोली, अंदर देखने की कोई जरूरत नहीं है, पूरा अंधेरा हो चुका है। इस अंधेरे में हमें किसी तरह नीचे उतरना चाहिए। अचानक वार्डन की बात सुनकर सभी लड़कियां डर गईं और चीखते चिल्लाते हुए नीचे की ओर भागने लगी। हॉस्टल के मुख्य गेट पर मौजूद दोनों चौकीदार अंदर की ओर दौड़ते हुए आए। उनके हाथों में बड़ी टॉर्चें थीं, जिन्हें उन्होंने चालू कर लिया था। हम धीरे धीरे उस टॉर्च की रोशनी में बाहर निकलने के लिए सीढ़ियां उतर रहे थे। एक के बाद एक लड़कियां भीड़ बनाकर उतर रही थी। हमारे कमरे में क्या हुआ था, ये देखने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी। हमारे दिमाग में यही सवाल था कि बगल के कमरे की लड़कियां क्यों चीख रही थी। जिन लड़कियों की चीखें आ रही थी, वे हमारे पीछे पीछे चल रही थी और हमारे कंधों पर हाथ रखकर नीचे उतरने की कोशिश कर रही थी। हमने उनसे पूछा, तुम क्यों चीख रही थी? तब उन्होंने कहा, हमारे कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर एक लड़की आई और उसने पंखे से अपनी ओढ़नी बांधकर स्टूल को धक्का दिया और फांसी लगा ली। हे भगवान, हमने जो दृश्य देखा था, बिल्कुल वैसा ही दृश्य उन लड़कियों ने भी देखा था। हम सब बहुत ही डर गए थे। वॉचमैन ऊपर से नीचे की दिशा में लड़कियों को लेकर जा रहा था। हमें उस बड़े हॉल में ले जाया गया जहां हम खाना खाते थे। वहां सभी लड़कियां पहुंच गई और वॉचमैन भी हमारे साथ आया था। वॉचमैन ने कहा, क्या देखा जिसकी वजह से चिल्ला रही हो? वार्डन ने वॉचमैन की ओर देखते हुए कहा, शांत रहो, पहले लड़कियों को ठीक से बैठने दो। जो कुछ हुआ है उसके बारे में पूछने दो, पहले सवालों की बौछार मत करो। फिर वार्डन हमारी तरफ आए और सबसे पहले मुझसे पूछा, स्वाति, क्या हुआ? तुमने क्या देखा? मेरी जुबान लड़खड़ा रही थी। ईशा और मैं एक दूसरे का हाथ पकड़कर वार्डन को बताने लगी। हमने कहा, हम सोने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि नींद आ रही थी। तभी किसी ने गैलरी से ग्रिल पकड़कर मुख्य दरवाजे के पास आकर हमारे दरवाजे पर दस्तक दी। 2-3 बार दरवाजा खटखटाने के बाद मैं दरवाजा खोलने गई। ईशा ने पूछा, कौन है? कई बार पूछने के बाद भी कोई जवाब नहीं आया। कुछ देर बाद हमने किसी के लकड़ी की सीढ़ियों से नीचे की ओर जाने की आवाज सुनी। हमने दरवाजा खोला और देखा कि एक लड़की, जिसके बाल कमर तक लंबे थे, नीचे झुककर देख रही थी। मैंने उससे 2-3 बार पूछा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। हम बुरी तरह डर गए थे। वो लड़की हमें डरा देखकर कमरे के अंदर आने लगी। हम बिस्तर के नीचे छिप गए। वो अंदर आए और पंखे पर अपनी ओढ़नी डालकर फांसी लगा ली। बाहर आने के बाद हमने उसका भयानक रूप देखा और चिल्लाने लगे। इस दौरान हमने एक और बात महसूस की। जब वो लड़की गैलरी में थी, मैंने दरवाजा बंद करने की बहुत कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद ही नहीं हो रहा था। हमने जो घटना देखी, ठीक वैसी ही घटना बगल के कमरे में रहने वाली लड़कियों ने भी बताई। रमा ने कहा, मुझे भी उसने देखने के लिए बुलाया था, लेकिन तब तक तुम आ गई और लाइट चली गई। हमने वार्डन मैडम से पूछा, आपने क्या देखा? तब वार्डन मैडम ने कहा, मैंने सिर्फ उसके कांपते हुए पैर देखे। इससे मैं भी डर गई थी। अगर मैं चिल्लाती तो तुम सब डरकर इधर उधर भागने लगती। इसलिए मैंने बिना डरे तुम सबको नीचे लाने का फैसला किया। ये घटना बहुत ही अजीब है। मुझे यहाँ आए हुए सिर्फ 1 महीना ही हुआ है
और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस हॉस्टल में कुछ ऐसा होगा। कौन सी लड़की ने आत्महत्या की, ये समझ में नहीं आ रहा है। बिना लाइट के हम कुछ नहीं समझ सकते। तुम यहीं रुको। तभी रमा ने कहा, हम सभी लड़कियों की गिनती कर लें। अगर ये 2 लड़कियां गायब हैं तो इसका मतलब यही है कि वे आत्महत्या करने वाली लड़कियां हमारी ही साथी थी। वार्डन ने कहा, लेकिन बाहर से कोई अंदर क्यों आएगा? तुम क्या कह रही हो? रमा ने कहा, जब ये दोनों जाग रही थी तब उन्होंने गैलरी में एक लड़की देखी थी, लेकिन किसी भी लड़की ने आसपास का दरवाजा नहीं खोला था। फिर बाहर से आकर हमारे कमरे के अंदर आत्महत्या करने वाली लड़की कौन हो सकती है? वो लड़की हमारी हॉस्टल की नहीं थी, वो कोई बाहरी लड़की ही थी। वार्डन ने कहा, मैं नीचे सो रही थी और गेट पर 2 वॉचमैन थे। दो वॉचमैन होने के बावजूद बाहर से कोई लड़की कैसे आएगी? और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम सब बाहर थे तो बगल के कमरे की लड़कियों ने दरवाजा खोला और बाहर आई। फिर उन्होंने ये घटना बताई कि एक लड़की आई और उसने स्टूल रखकर पंखे से फांसी लगा ली। कुछ न कुछ अजीब जरूर हुआ है। हमें ये पता लगाना चाहिए कि किस लड़की ने अपनी जान दी है। मैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में फ़ोन करके पूछती हूँ कि लाइट कब आएगी। तब वॉचमैन ने कहा, मैं जाकर जनरेटर चालू कर दूँ? वार्डन मैडम ने कहा, नहीं, तुरंत वहाँ मत जाओ। हमें कम से कम 1-2 आदमी तो साथ चाहिए। हम 10-15 मिनट इंतजार करते हैं। अगर आपके पास बैटरी है तो उसकी रोशनी में ऊपर जाकर देख ले कि वहाँ क्या है। तभी एक वॉचमैन ने कहा, ठीक है, देख लेते हैं, कोई हर्ज नहीं, लेकिन अंधेरे में टटोलते हुए जाने के बजाय मुझे लगता है कि हमें पहले जनरेटर चालू करना चाहिए, लाइट जलानी चाहिए और फिर वहाँ जाना चाहिए। वॉचमैन की बात सुनकर हमें भी लगभग सहमत होना पड़ा। अब जितने लोग हमारे साथ थे उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और हम सब खाने की मेज पर ही बैठ गए। हम खाने की मेज के एक तरफ सब लड़कियां हाथ में हाथ लेकर बैठी थी। वॉचमैन काका ने कहा, हम में से एक वार्डन मैडम के साथ जाएगा, एक यहाँ रुकेगा, तुम डरना मत। वार्डन मैडम के साथ एक व्यक्ति बैटरी लेकर ऊपर की ओर जाने लगा। रमा मेरी ओर देखते हुए बोली, चलो पहले गिनती कर लेते हैं। हमारे हॉस्टल में कुल 40 लड़कियां हैं। अगर सभी लड़कियां यहाँ हैं तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी कोई भी साथी नहीं गई है। हम सभी ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर 1 2 3 इस तरह गिनती शुरू कर दी। हमारी गिनती शुरू ही हुई थी कि अचानक सीढ़ियों से कुछ गिरने की आवाज आई। ऐसा लग रहा था कि कोई भारी चीज लकड़ी की सीढ़ियों से नीचे गिर रही है। हमारे साथ मौजूद वॉचमैन ने कहा, कोई गठरी या कुछ और गिर गया है, क्या देखना चाहिए? रमा ने कहा, तुम अब यहाँ से मत जाओ, यहीं रुको। जब तक लाइट नहीं आती तब तक तुम कोई भी यहाँ से न जाओ। इतने में वार्डन मैडम की जोर से चीख सुनाई दी। अब हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। वॉचमैन हमारी ओर देखकर बोला, मेरे साथ वाला रमेश अभी तक क्यों नहीं आया? उसने अब तक लाइट चालू कर दी होनी चाहिए थी। हम सोच रहे थे कि सीढ़ियों से क्या गिरा होगा, लेकिन मुझे पता था कि लाइट अब तक नहीं आई है। इसका मतलब है कि अंधेरे में ही वार्डन और रमेश ऊपर की ओर गए होंगे। हम सब वही थे। तभी हमारे साथ वाले वॉचमैन ने कहा, मुझे लगता है कि कुछ अजीब हो रहा है। लाइट जाने का फायदा उठाकर कोई कुछ कर रहा है। रमा ने कहा, नहीं, जो कुछ कर रहा है वो इंसान नहीं है, वो कुछ और ही है। वार्डन मैडम की चीख सुनने के बाद सभी को डर लगने लगा था। रमा ने कहा, हमें कुछ लोग वहां जाना चाहिए। रमा मेरी ओर देखते हुए कहने लगी, स्वाति, तुम और ईशा दोनों मेरे साथ चलो, बाकी लड़कियां यहीं रहें, हम उस दिशा में जाएंगे। हमने वॉचमैन के हाथ से बड़ी बैटरी ली और उस दिशा में जाने का फैसला किया। सबसे पहले हम लाइट चालू करने की कोशिश कर रहे थे। हम तीनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर डीपी की ओर चलना शुरू किया, जहां लाइट का मीटर लगा हुआ था। हम डीपी के पास पहुंचे। सब कुछ ठीक था। एक स्विच जो ऊपर की ओर था उसे नीचे किया और लाइट आ गई। हम उस रोशनी में सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगे। तभी सीढ़ियों के नीचे रमेश गिरा हुआ दिखाई दिया। उसके सिर में चोट लगी थी। हम वॉचमैन से कुछ कहने के लिए पास गए तो उसकी आंखें सफेद हो चुकी थी। क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा था। वो बेहोश था। वार्डन मैडम कहाँ हैं? हम सोचते हुए ऊपर की ओर अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगे। तभी हमने देखा कि सभी 8 कमरों के दरवाजे खुले हुए थे। वार्डन मैडम किस कमरे में हो सकती है, ये सोचते हुए हम आगे बढ़े। तभी रमा बोली, तेरे कमरे के अंदर और इस बगल के कमरे के अंदर झांक कर देख लेना चाहिए।
मुझे पता है, वहाँ जो दृश्य देखा उसी से हमें डर लग रहा है। निशा ने कहा, कुछ भी कर लो, लेकिन वो दृश्य हमारी आंखों के सामने आता ही रहेगा। ये सारे दरवाजे खुले क्यों हैं? ये समझ में नहीं आ रहा। तभी हम 3 नंबर के कमरे के पास पहुंचे। दरवाजा खुला हुआ था। धीरे से अंदर झांक कर देखा तो किसी महिला के पैर लटके हुए दिखाई दिए। जब ऊपर देखा तो उसकी जीभ बाहर निकली हुई थी। वो वार्डन मैडम थी। हे भगवान, जिन 2 लड़कियों को हमने मरते हुए देखा था, उन लड़कियों के बाद वार्डन मैडम यहाँ कैसे लटक रही है? ये सोचते ही बाकी सभी कमरों के दरवाजे अपने आप बंद होने लगे। दरवाजे अपने आप बंद हो रहे थे। अब क्या करे समझ में नहीं आ रहा था। रमा डर गई। हम चिल्लाने लगे। तभी लाइट आने के कारण दूसरा वॉचमैन सभी लड़कियों को नीचे लेकर आया। उसने ऊपर देखते हुए हमसे पूछा, क्या है ऊपर? क्या देखा तुमने? वार्डन मैडम कहाँ है? रमेश कहाँ है? मैंने सीढ़ियों की ओर इशारा किया तो रमेश बेहोश अवस्था में पड़ा दिखाई दिया। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थी। अब हम सब मिलकर नीचे की ओर चलने लगे। हम तीनों ने नीचे सबको देखा जो हमसे डर चुके थे। हम जो कुछ भी देखा था उसे सबको बता रहे थे और सब डर से कांप रहे थे। आखिर ऐसी कौन सी घटना थी जिसकी वजह से ऐसा दृश्य दिखाई दे रहा था? खुले हुए दरवाजे बंद क्यों नहीं हो रहे थे? इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। रमा, मैं और ईशा, हम तीनों साथ थे। जो कुछ भी हो रहा था वो बहुत भयानक था। उस जगह पर 2 लड़कियां मरी हुई दिख रही थी। वे हमारे साथ नहीं थी और अचानक हमारे साथ रहने वाली वार्डन मैडम की भी मौत हो गई। हमने उन्हें लटके हुए देखा था। ये कैसे संभव है? क्या किसी ने उन्हें मारा था? सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि जो रमेश वॉचमैन था उसे सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया गया था। वो बेहोश था। हम उसे खाने के हॉल की ओर ले गए और हॉल के बाहर की तरफ उसे लिटा दिया। रात कब खत्म होगी ऐसा लग रहा था। इस हॉस्टल के इतिहास में ये पहली बार हुआ था। कब सुबह होगी हमें ऐसा महसूस हो रहा था। फोन पर संपर्क करने के लिए हमारे साथ की 4-5 लड़कियों ने बाहर संपर्क किया और वॉचमैन ने पुलिस को कॉल करने का फैसला किया। जब फोन लगाने की कोशिश की गई तो किसी का भी फोन नहीं लग रहा था, सिर्फ डायल हो रहा था। ये कैसे संभव हो सकता है? ये समझ में नहीं आ रहा था। रमेश को पानी मारकर होश में लाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वो बेकार हो रही थी। लगभग 3:30 बजे के बाद रमेश होश में आने लगा। उसने सदानंद को देखा और बात करना शुरू किया। वो बोला, यहाँ से तुरंत निकलो, यहाँ मत रुको, हॉस्टल से बाहर निकलो, सभी दरवाजे बंद कर दो, दरवाजा कोई भी न खोले। अगर दरवाजा खुला तो खेल खत्म। मैं मैडम को बता रहा था, लेकिन मैडम ने मेरी बात नहीं मानी। तब सदानंद ने रमेश से पूछा, तूने क्या देखा है? क्या देखा है? तब रमेश बोला, सीढ़ियों की पहली लकड़ी की पट्टी के नीचे जो लकड़ी की सीढ़ी है उसके नीचे कुछ है। वो बार बार वही कहता रहा। वो आगे कुछ नहीं बता पा रहा था। उसने कुछ ऐसा देखा था जिसकी वजह से उसे बहुत डर लग रहा था। हमने उसे पानी पिलाया और शांत बैठने को कहा। रमा ने कहा, सुबह होने पर बता देना। काफी समय बाद उसने बोलना शुरू किया। वो बोला, सीढ़ी के नीचे एक दरवाजा है और वो दरवाजा खुला हुआ है। उस दरवाजे से वो बाहर आई है। वार्डन मैडम ने सबसे पहले वो दरवाजा देखा था। उन्होंने देखा था कि वो दरवाजा खुला हुआ था। शायद वार्डन मैडम को सब कुछ पता था। जब वो सीढ़ियों से ऊपर जा रही थी तो मुझे कह रही थी, तुम्हारे पास तीसरे कमरे के पार नहीं जा सकती। लेकिन पहले 2 कमरों में जो दृश्य इन लड़कियों ने देखा था उससे ये स्पष्ट हो गया था कि वो दरवाजे से बाहर निकली थी। तब रमा ने पूछा, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? तब रमेश बोला, लक्ष्मी बाहर आई है। लक्ष्मी और वृंदा ने उस दरवाजे से बाहर कदम रखा है। उसने जब वो दरवाजा दिखाया तो हमने उसे बंद करने की कोशिश की। सबसे पहले सदानंद ने उसे हाथ लगाया और उसे बंद करने की कोशिश की। दरवाजा पूरी ताकत से बंद करने की कोशिश की गई। तभी उसी ताकत से वो दरवाजा खुला और सदानंद दूर फेंक दिया गया। ये दृश्य देखकर हम बहुत डर गए। कौन है ये लक्ष्मी और कौन है यह वृंदा? उनके बारे में हमें किससे जानकारी मिलेगी? तब रमा बोली, हॉस्टल के बाहर 12 साल से जो व्यक्ति चाय की दुकान चलाता है वो गंगाधर मामा हमें सब कुछ बताएंगे, ऐसा मुझे लगता है। गंगाधर मामा को इस बारे में क्या जानकारी हो सकती है? हम उन्हें कितने सालों से जानते हैं? मैं तो 11वीं कक्षा से उन्हें जानती हूँ। अब मेरा अंतिम वर्ष है, लेकिन 4 सालों में गंगाधर मामा ने इस बारे में कभी कुछ नहीं कहा। ईशा की बात सुनकर रमा बोली, हाँ,
गंगाधर मामा ने इस बारे में कभी किसी से कुछ भी नहीं बताया। अब गंगाधर मामा के पास जाकर उनसे पूछताछ करनी थी, इसलिए सभी लोग हॉस्टल के बाहर जाने के लिए तैयार हो गए। तीसरे कमरे में वार्डन मैडम की लटकी हुई लाश वैसे ही लटकी हुई थी। किसी में हिम्मत नहीं थी कि कोई जाकर उस लाश को उतारे, क्योंकि वो दरवाज़ा जो खुला हुआ था उसका रहस्य अब तक समझ में नहीं आया था। गंगाधर मामा की चाय की टपरी पर हॉस्टल की सभी लड़कियां उसी हालत में पहुंची। गंगाधर मामा सभी को देखकर आश्चर्य से देखने लगे। उन्होंने वॉचमैन से पूछा, क्या हुआ भाई, इतनी सुबह सुबह सभी लोग बाहर कैसे आ गए? घबराई हुई लड़कियों को देखकर गंगाधर ने सवाल किया था। तभी वॉचमैन ने गंगाधर मामा को पूरी घटना बताई। गंगाधर ने अपना सिर पकड़ लिया और पूछा, किसने खोला वो दरवाजा? किसने वो दरवाजा खोला? दरवाजा खुलने की वजह से ही ये सब हुआ है। तभी रमा गंगाधर मामा से बोली, मामा, उस दरवाजे के पीछे का रहस्य क्या है? गंगाधर मामा बोले, लड़कियों, जब इस हॉस्टल का निर्माण हुआ था तो इसकी वास्तु शांति नहीं हुई थी। पटवर्धन काका का ये लड़कियों का वासस्थान है, जो वार्डन बाई है। उनका नाम काले है और वो इस वासस्थान की पहली वार्डन थी। ये घटना उसी समय की है। लक्ष्मी, वृंदा, जया और प्रभा ये 4 लड़कियां एक कमरे में रहती थी। अब जो लक्ष्मी और वृंदा की चर्चा हो रही है, वे दोनों इसी लकड़ी की सीढ़ी के नीचे के हौद में दम घुटने से मरी थी। क्या कह रहे हैं आप? उस सीढ़ी के नीचे हौद है? तब गंगाधर मामा बोले, हाँ, जो लकड़ी की सीढ़ी बनाई गई है उसके नीचे हौद है। बड़ा पानी का हौद है। इस इमारत के निर्माण के लिए पानी की कमी हो रही थी, इसलिए वहां हौद बनाया गया था। हॉस्टल शुरू हुए 1 साल ही हुआ था। ये काली बाई बहुत ही कड़वे स्वभाव की थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि ये 4 लड़कियां गांव से आई थी और उन्हें एक कमरे में जगह दी गई थी, लेकिन वो कमरा पर्याप्त नहीं था, इसलिए 2 लड़कियों को 2 नंबर के कमरे में और 2 को 1 नंबर के कमरे में जगह दी गई थी। तीसरे कमरे को खुद काली बाई ने अपने कब्जे में रखा था। हॉस्टल में 40 लड़कियां रहती थी। वो लड़कियों का वासस्थान था और इसलिए उनके भतीजे को वहां रहने की इजाजत नहीं थी। वो वॉचमैन के कमरे में ही रहता था। मैंने हाल ही में अपना चाय का ठेला शुरू किया था। वो लड़का बहुत ही बदमाश था और वृंदा और लक्ष्मी दोनों को परेशान करता था। वार्डन का भतीजा होने की वजह से वे अनदेखा करती थी, लेकिन उस लड़के ने मोबाइल फोन में उन दोनों लड़कियों का वीडियो बना लिया और उन्हें ब्लैकमेल कर उनसे फायदा उठाने लगा। उन लड़कियों का मानसिक संतुलन बिगड़ गया था। उन्होंने यह बात काले मैडम को बताई। अपने भतीजे की गलती को छिपाने के लिए काले मैडम ने उसे दबाने की कोशिश की। पटवर्धन साहब को पता न चले, इसलिए काले मैडम और उनके भतीजे ने मिलकर उन दोनों लड़कियों को उस बड़े हौद में हाथ पैर बांधकर फेंक दिया। वो हौद खुला था और उस समय वो जगह पिछली तरफ थी, इसलिए किसी का ध्यान नहीं गया। लगभग 5-6 दिन बाद उन दोनों लड़कियों की लाश वहां पाई गई। काली बाई ने खुद ही शिकायत दर्ज कराई थी कि दोनों लड़कियां गायब हैं। पटवर्धन साहब बहुत गुस्सा हो गए थे और उस हौद को बंद करके उसके ऊपर एक दरवाजा लगाया गया और वहीं से ऊपर जाने के लिए सीढ़ी बनाई गई। लेकिन नियति को ये बात मंजूर नहीं थी। ठीक अमावस्या की रात जब किसी ने वो दरवाजा खुला हुआ देखा तो काली बाई ने ये हॉस्टल छोड़ दिया। उनका भतीजा जयेश भी वहां से चला गया। अब 12 साल बाद इन दोनों आत्माओं ने अपना बदला लेने का समय तय कर लिया है। अगर उन दोनों लड़कियों की मौत हौद में दम घुटने से हुई थी, तो फिर हमने अपने कमरे में और पास के कमरे में जो फांसी लगाई हुई लड़कियों को देखा था, वे कौन थी? तब गंगाधर मामा बोले, एक जया थी और दूसरी 2 नंबर के कमरे में फांसी लगाई हुई प्रभा थी। तुम्हें पता नहीं है कि इन दोनों लड़कियों की मौत के बाद जयेश ने फिर से इन्हें ब्लैकमेल करके प्रताड़ित किया। उन गांव की लड़कियों ने उन दोनों कमरों में आत्महत्या कर ली। ये सब सुनने के बाद हम बहुत डर गए थे। हमें नहीं पता था कि इस हॉस्टल में ऐसा कुछ हुआ था। तब गंगाधर मामा बोले, इस बात को पटवर्धन साहब ने छिपा रखा था, क्योंकि हॉस्टल में दाखिलों पर इसका असर पड़ सकता था। अब कितने सालों बाद वार्डन मैडम वापस आई हैं, ये सबब खत्म हो गया होगा, ऐसा मुझे लगा था। लेकिन ठीक 12 साल बाद उन दोनों ने अपना बदला बहुत सही तरीके से लिया है। ये सब सुनने के बाद दोनों वॉचमैन बहुत डर गए थे। पुलिस को बुलाए बिना कोई और विकल्प नहीं था। पुलिस की गाड़ी आई और पुलिस को तीसरे कमरे में वो लाश दिखाई गई। पुलिस ने इसे आत्महत्या का मामला समझा। हम धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। तभी खुला हुआ दरवाजा दिखाई दिया। गंगाधर मामा ने जैसा बताया था
वैसा ही दरवाजा हमारी नजरों के सामने आया। पटवर्धन साहब को पुलिस ने बुला लिया। तब गंगाधर मामा कुछ नहीं बोले, लेकिन पुलिस के जाने के बाद पटवर्धन साहब बोले, जैसा करोगे वैसा भरोगे। हॉस्टल में फिर से पूजा शुरू की गई और वास्तु शांति करके उस जगह को पवित्र किया गया। लेकिन एक बात आखिर तक वैसी ही रही, वो खुला हुआ दरवाजा जो कभी बंद नहीं हुआ। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारी भूतिया किस्से कहानी तो बहुत सारे लोग सुनते हैं पर कोई सब्सक्राइब नहीं करता, इसलिए विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक और शेयर करें। अगली डरावनी कहानी जल्द ही आपको सुनने मिलेगी। धन्यवाद।